हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स। एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आता है जो मैं आज आप लोगों से पूछने वाला हूं। अगर हमारे पास में निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट है और तीनों में अगर मैं बराबर बराबर चार्ज को फ्लो करता हूं, तो क्या इन तीनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो वेट डिपॉजिट होगा वो सेम होगा? यही चीज को दिमाग में रखते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं विथ फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर फेरेडे ने यही सब चीजों को, चार्ज को रिलेट करा वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड से। ये रहे बेटा हमारे माइकल फेरेडे, जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में। तो चलो जल्दी से देखते हैं आखिर फेरेडे जी ने क्या बोला, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक भी सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। देखते हैं पहला लॉ क्या बोलता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला लॉ ये बोलता है फेरेडे का कि भैया आप जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। फिर से बताता हूं, जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना ही वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब Q हो जाएगा आई टी के बराबर। तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? आई टी लिख सकता हूं, जहां पर I आपका करंट है और T आपका टाइम आ गया। अब हम ये जानते हैं जब जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो लिया ही लिया है। यहां क्या कांस्टेंट आएगा? यहां आएगा कांस्टेंट Z। W इज इक्वल टू Z आई टी, जहां पर Z को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इस Z की जो यूनिट होती है, ये Z की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है बच्चों E बाय 96500, जहां पर E है आपका इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसको हम देख लेते हैं, जहां पर E क्या होता है हमारा? मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर को मैं VF लिख देता हूं। तो बच्चों अगर मैं इस E की वैल्यू यहां पुट करूं और इस Z की वैल्यू इधर पुट करूं, तो क्या मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ सकती है कि W इज इक्वल्स टू E की जगह मैं क्या ले रहा हूं? मास को मैं M ले लेता हूं, MIT। ठीक है, और मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे MIT जो यूएस में है वहां से ही बहुत अच्छे कुछ पीजी वीजी या यूजी करें। तो MIT डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96500, ये आ गई बच्चों एक फाइनल इक्वेशन हमारे फेरेडे की। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो फेरेडे ने बहुत सोचा। फेरेडे ने कहा कि भाई जितना चार्ज बहा रहा हूं उतना ही तो वेट डिपॉजिट हो रहा है, जितना चार्ज बहा रहा हूं उतना ही तो वेट डिपॉजिट हो रहा है। फिर फेरेडे सोचता है क्यों ना मैं अलग अलग सब्सटेंसेस ले लूं, जो हमने हमारी सबसे पहली स्लाइड में देखे थे। वो सोचता है क्यों ना भाई मैं तीन अलग अलग सब्सटेंसेस ले लूं और तीनों पर सेम चार्ज बहाऊं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जितना चार्ज बहाऊंगा उतना तो वेट डिपॉजिट होगा। तो अगर तीनों पे मैं चार्ज सेम बहाऊंगा तो उन पर वेट डिपॉजिट भी सेम होना चाहिए, है ना? पर बेटा उसने ये चीज नहीं देखी। उस वो और जब से नहीं देखा ना तो वो बड़ा हैरान हो गया कि भाई अगर सेम चार्ज बहाने पर तीनों पर तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर अगर वेट डिपॉजिट सेम नहीं हो रहा है, तो आखिर डिपेंड किस पे कर रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर उसको मिलता है उसके फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूले में बेटा अगर आप लोग ध्यान दो अच्छे से, तो उसने चार्ज सेम बहाया। ठीक है, मतलब मैं अगर बोलूं तो उसने ये IT को सेम कर दिया। उसने फिर ये बेटा 96500 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही रखा। क्या बेटा हर हर एलिमेंट का मोलर मास सेम होता है? नहीं। क्या उनका वैलेंसी फैक्टर सेम होता है? नहीं। मतलब वेट डिपॉजिट जो होगा बेटा वो अल्टीमेटली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके इक्विवेलेंट मास के। ये उसने बोला अपने
सेकेंड लॉ में, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, सेकेंड लॉ में बोलता है माइकल फेरेडे, फेरेडे भाई साहब बोलते हैं हमारे कि भैया जो वेट डिपॉजिट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, या अगर मैं चाहूं तो मैं W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू E1 बाय E2 नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। तो ये आ गया उसकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये रहे हमारे दो सिंपल से फेरेडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन बेटा फिर वही वाली बात, अगर मान लो इस पे न्यूमेरिकल आ गया तो क्या करोगे? डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं राही सर आप लोगों के लिए ना केवल थ्योरी बल्कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लेकर आता हूं। चलो हम हमारा पहला न्यूमेरिकल पिक करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है? अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब पता है बच्चों, मेरी एक बहुत बुरी आदत है जो मैं चाहता हूं तुम लोग भी डाल लो। जैसे ही मेरे पास में कॉपर सल्फेट आता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि भाई इस कॉपर का मास क्या होता है? तो वो होता है बेटा 63। इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है? इसकी वैलेंसी फैक्टर है 2, ठीक है। तो गिवन लिखने की हैबिट डाल लो, इसको आदत गंदी बना लो, आगे जाकर बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। 10 मिनट को जरा कन्वर्ट करना सेकेंड्स में, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या आ गया बच्चों? 600 सेकेंड्स आ गया, विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, ठीक है भाई। हमको उसमें आई भी दे दिया कितना? 1.5 एम्पेयर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा। तो मैं जानता हूं W इज इक्वल्स टू, कहां जाना है अपने को? MIT, ठीक है। MIT डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500, ठीक है। मास मेरे को दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर मेरे को पता है, करंट पता है, टाइम पता है, जल्दी से इनमें सारी वैल्यूज रख देता हूं मैं। तो बेटा 63 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। जब आप इसको निकालोगे तो 0.2938 ग्राम्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही करते हैं हम सारे न्यूमेरिकल्स, और यही था हमारे फेरेडे के लॉ के बारे में। मिलता हूं मैं आपसे आने वाले ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जहां पर हम सवाल से शुरू करेंगे क्लास को, और जवाब जब खत्म करेंगे तो वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।